नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों आज है 12 तारीख और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 11 और 12 जनवरी के टॉप 10 एमसीक्यू करंट अफेयर। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हो और भोले-भटके के मेरे चैनल पे आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज अपनी क्लास की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं भारतीय प्रवासी दिवस 2026 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 9 जनवरी का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इसी दिन 1915 में जो महात्मा गांधी जी हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसलिए गांधी जी के भारत आगमन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर चुना गया। ठीक। बात करें दोस्तों यह कब से मनाया जा रहा है त्योहार, तो यह दिवस कब से मनाया जा रहा है तो आपको याद रखना है वर्ष 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई। लेकिन दोस्तों वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2003 में। ठीक है। लेकिन पहले यह हर साल में 2003 से 2014 तक जो है यह हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 में इसे संशोधित किया गया। और यह दोस्तों जो इसका जो महा सम्मेलन होता है, बड़ा सम्मेलन, यह 2 वर्षों पर होता है। ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि यह 2 वर्षों पे सम्मेलन होता है। ठीक। और यह कब से मनाया जा रहा है तो आपको याद रखना है 2003 से। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी। 10 जनवरी को दोस्तों जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं विश्व हिंदी दिवस 2026 के बारे में, यह क्यों मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है 2026 में। ठीक। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, मैंने जैसा अभी आपको पहले बताया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है आपको याद रखना है, 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में यह मनाया जाता है। यह जो 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया था आपको याद रखना है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय थी इंदिरा गांधी, इन्होंने किया था नागपुर में। यह पहली बार 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना विश्व हिंदी दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, 2006 में। और किसके द्वारा मनाया गया था, जो 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री थी हमारे मनमोहन सिंह जी द्वारा यह मनाया गया था। बात करें दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 2026 की थीम क्या है, तो आपको याद रखना है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तक, ये इस वर्ष की थीम है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको खासकर यह थीम जरूर याद रखना है। दोस्तों बात हो रही है दिवस की, तो आइए जानते हैं जनवरी के अब तक के जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, जनवरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं। तो आपको याद रखना है 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। वही बात करें 2 जनवरी को तो विश्व अंतर्दृष्टि दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें दोस्तों 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको
बताया था 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बात करें दोस्तों 5 जनवरी को, ये भी मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी इसको ये सारी चीज़ें पता होंगी। 6 जनवरी की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय सिख दिवस या विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। वही बात करें 8 जनवरी को, तो आपको याद रखना है पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, आपको अभी मैंने बताया, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ थे जनवरी के महत्वपूर्ण डेज जो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदिनी चक्रवर्ती। नंदिनी चक्रवर्ती जो है पश्चिम बंगाल की पहला महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को 31 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिससे वह राज्य में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक, तो ये दोस्तों ये है नंदिनी चक्रवर्ती, यही जो है पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक, उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आपको याद रखना है मनोज पंत का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, मनोज पंत का। वह इससे पहले जो है गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थी। तो दोस्तों ये मुख्य सचिव बनने से पहले ये क्या थी, गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी थी ये। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे 2026 के लिए एईआरबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी जो एईआरबी का चेयरमैन है, किसे नियुक्त किया गया इसको आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बाला सुब्रमनियन। ठीक है, ए के बाला सुब्रमनियन जो है ये एईआरबी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रख्यात वैज्ञानिक श्री ए के बाला सुब्रमनियन ने 1 जनवरी 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि एईआरबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यह दोस्तों किसके अध्यक्ष बने हैं, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि एईआरबी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, वे भारत के सर्वोच्च परमाणु सुरक्षा नियामक के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनको जो है 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक, उन्होंने डॉक्टर डी के शुक्ला का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, डॉक्टर डी के शुक्ला का स्थान लिया है। ए के बाला सुब्रमण्यम जो है, इनके पास दोस्तों परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों का समग्र अनुभव है। तो ये दोस्तों ये थे कुछ इस प्रश्न से इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों जानते हैं अभी हाल ही में हुई नियुक्तियाँ, जो मैंने अभी ये सारी नियुक्तियाँ हुई हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी दोस्तों चमड़ा निर्यात परिषद यानी कि सीएलई के अध्यक्ष कौन बने हैं, मैंने आपको ये बताया था, रमेश कुमार जुनेजा जो है चमड़ा निर्यात परिषद सीएलई के अध्यक्ष बने हैं। वही बात करें एचएसबीसी प्राइवेट बैंक की नई सीईओ कौन बनी है, मैंने बताया था ईडा लियू जो है इन एचएसबीसी प्राइवेट बैंक की नई सीईओ बनी है। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आपको याद रखना है जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को जो है सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वही बात करें दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग जो है झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। बात करें दोस्तों भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं सीएमडी कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है रविंद्र कुमार अग्रवाल जी जो है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष और सीएमडी बने हैं। ठीक, भारतीय महिला टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है सजोड मरिजाने जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। वही बात करें सीमा सड़क संगठन यानी ब्रो के महानिदेशक कौन बने हैं, तो मैंने ये भी आपको बताया है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो है
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात करें दोस्तों चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है जोसे एंटानियो कास जो है चिली के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। वही बात करें भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है एयर मार्शल नागेश कपूर जो है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। तो ये दोस्तों कुछ थे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो अभी हाल ही में हुई हैं। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय किस शहर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का भी जो पहला ब्रेल पुस्तकालय है, ब्रेल मतलब होता है जो दोस्त दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन लोग होते हैं उनके लिए यह पुस्तकालय खोला गया है। और कहाँ खोला गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका जो है यह पुस्तकालय स्थापित किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय यानी कि DSMNRU में अपने पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। ठीक, इस पुस्तकालय का उद्घाटन जो है ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर किया गया। तो दोस्तों यह 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के अनुरूप 54 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को समाहित करने वाली 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें रखी गई हैं। ठीक, तो ये था दोस्तों कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ पे यह पहला उत्तर प्रदेश का ब्रेल पुस्तकालय कहाँ खुला है, तो आपको याद रखना है लखनऊ में खुला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे खुला है। किस जगह पे खुला है, तो आपको ये भी याद रखना है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में खोला गया है यह ब्रेल पुस्तकालय। ठीक, बात हो रही दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यह राज्य कब गठित हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो हैं यहाँ की वर्तमान राज्यपाल हैं। वही बात करें यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, तो आपको याद रखना है श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। बात करें उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,43,290 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। बात करें दोस्तों यहाँ का राजकीय पक्षी कौन है, तो आपको याद रखना है सारस या क्रॉन्च जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, बात करें यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आपको याद रखना है अशोक का जो पेड़ होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक, ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुजरात सरकार ने आशा वैन नामक कैंसर स्क्रीनिंग मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किस शहर में किया है। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में आशा वैन नामक जो कैंसर स्क्रीनिंग मोबाइल यूनिट है इसका उद्घाटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में किया है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में कैंसर की शुरुआती जांच और निदान के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। ठीक, तो इसका यह दोस्तों क्या है, यह कैंसर की शुरुआती जांच और निदान के लिए एक वैन चालू की है गुजरात सरकार ने, जिसका नाम है आशा वैन। ठीक, यह एक मोबाइल यूनिट वैन है जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, गांधीनगर में। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह वैन EVA प्रो डायग्नोस्टिक, मैमोग्राफी यूनिट और टेली परामर्श जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह वैन 10 प्रकार के कैंसर जैसे कि स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ग्रीवा कैंसर, मुख का कैंसर, फेफड़े का कैंसर या रक्त कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की ऑन द स्पॉट जांच करने में सक्षम है। ठीक, तो दोस्तों यह मोबाइल यूनिट है जो 10 प्रकार के कैंसरों की ऑन द स्पॉट जांच करने में सक्षम है। तो ये सारे पॉइंट थे इस प्रश्न से संबंधित।
ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों अभी 69 राष्ट्रीय गेम का आयोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 6 जनवरी 2026 को पंजाब के लुधियाना स्थित गुरु नानक स्टेडियम में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखना है, लुधियाना स्थित गुरु नानक स्टेडियम में शुरू हुए। इसमें पूरे भारत के लगभग 1000 खिलाड़ी जूडो, ताइक्वांडो और गतका जैसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। ठीक, गेम्स 11 जनवरी 2026 को समाप्त होंगे, यानी कि कल 11 जनवरी थी, कल यह गेम समाप्त हो गए हैं। ठीक, बात हो रही दोस्तों पंजाब की, तो आइए पंजाब के बारे में मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, भारत का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध राज्य है। इस राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। दोस्तों बात करें पंजाब की राजधानी, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ हरियाणा का भी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों पंजाब का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 50,362 वर्ग किलोमीटर जो है पंजाब का कुल क्षेत्रफल है। बात करें जो पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है गुलाब चंद कटारिया जो है पंजाब के वर्तमान राज्यपाल हैं। वही बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री के, तो दोस्तों कौन है? आपको याद रखना है भगवंत मान जो है पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पंजाब को भारत का अनाज का भंडार यानी कि ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, और भारत का अनाज भंडार भी पंजाब को कहा जाता है। ठीक, तो ये थे कुछ पंजाब से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय जो है शुभंकर लॉन्च किया है। अब आइए दोस्तों जानते हैं किसने लॉन्च किया है और इसका कार्य क्या है। आइए दोस्तों जानते हैं चर्चा में क्या है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के ने सार्वजनिक संचार को अधिक सरल, मानवीय और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आधार मैस्कट, ये मैस्कट को इंग्लिश में शुभंकर बोलते हैं, उदय का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये है उदय, ये आप देख सकते हैं इसकी फोटो, ये है उदय, यही है ये शुभंकर जो UIF यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। ठीक, उदय आधार सेवाओं जैसे अपडेट, प्रमाणीकरण, ऑफलाइन सत्यापन और सुरक्षित उपयोग को सरल भाषा में समझाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, तो ये तो कुछ पॉइंट्स इससे। अब बात हो रही दोस्तों UIADI की, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 12 जुलाई 2016 को UIDAI की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं UIDAI के, वो हैं नीलकंठ मिश्रा। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है CEO हैं, वो हैं भुवनेश कुमार। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रश्न से संबंधित। ठीक, दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों हाँ, इसकी PDF मैं आपको फ्री में दे दूंगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप इसकी यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? महिला प्रीमियर लीग 2026 यानी कि WPL 2026 के मैच किन दो शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं? तो दोस्तों अभी 9 जनवरी को 9 जनवरी को WPL की शुरुआत हुई है, महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। ठीक, और यह किन 2 शहरों में आयोजित किया जा रहा है, यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवी मुंबई और वडोदरा में। इस इन 2 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है महिला प्रीमियर लीग 2026 का।
आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महिला प्रीमियर लीग 2026 के मुख्य रूप से नवी मुंबई और वडोदरा शहर में आयोजित किए जाएंगे। ठीक, यह टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है आपको याद रखना है, फोर्थ संस्करण हुआ है 2026 में, जिसकी शुरुआत 9 जनवरी 2026 को हुई थी। ठीक, तो यह जो है दोस्तों WPL कब शुरू हुआ है आपको याद रखना है, 9 जनवरी 2026 से इसकी शुरुआत हुई है। लीग का दोस्तों जो पहला चरण है यह 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। लीग का जो पहला चरण है 9 से 17 जनवरी 2026 तक, यह कहाँ पे शुरू हुआ है, नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जा रहा है इसका पहला संस्करण। और वही बात करें दोस्तों, जो लीग का दूसरा चरण है वो 19 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक वडोदरा के कोडाम्बी कोटाम्बी स्टेडियम में आयोजित होगा। ठीक, तो इसका पहला चरण जो है 9 से 17 जनवरी को आयोजित होगा, कहाँ पे, नवी मुंबई में। वही बात करें दूसरा चरण है 19 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक वडोदरा में इसका आयोजन होगा। ठीक, और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, जो थर्ड WPL का टाइटल किसने जीता है थर्ड 2025 में, तो आपको याद रखना है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने जो है दोस्तों इसका पहला और तीसरा संस्करण 2 बार जीता है। ठीक, और यह चौथा संस्करण 2026 में आयोजित हो रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बेला टार का बीमारी के कारण 6 जनवरी 2026 को निधन हो गया, वह किस देश से थे। ठीक, तो जो ये प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं बेला टार, इनका भी निधन हो गया है, तो पूछा है किस देश से थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। हंगरी देश के ये निर्देशक थे दोस्तों। ठीक, जिनका भी 6 जनवरी को निधन हो गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो बेला टार हैं दोस्तों, ये इनकी फोटो है, आप इनको देख सकते हैं, ये हंगेरियन निर्देशक हैं। ठीक, यह दोस्तों जब यह 70 वर्ष के थे, इनकी मृत्यु हुई है 6 जनवरी को। बेला टार का जन्म 21 जुलाई 1955 को हंगेरियन के पेक्स शहर में हुआ था। ठीक, बेला टार डरावने फिल्मों जैसे कि डायमेंशन और सैटन टैंगो के लिए जाने जाते थे। ठीक, 1979 में उनकी पहली बड़ी फिल्म फैमिली नेस्ट बनी थी। ठीक, इनकी जो पहली बड़ी फिल्म थी उसका नाम क्या था आपको याद रखना है, फैमिली नेस्ट। उन्हें स्लो सिनेमा आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। ठीक, उनकी जो दोस्तों ये बेला टार की इनकी जो प्रसिद्ध कुछ फिल्में हैं आपको याद रखना है, द आउटसाइडर, द प्रीफैब पीपल और अल्मानैक ऑफ फॉल। ठीक, अल्मा अल्मानैक ऑफ फॉल जो है इनकी कुछ ये प्रसिद्ध फिल्में हैं। ठीक, तो ये दोस्तों बेला टार हैं, आपको याद रखना है, ये हंगरी के हैं। ठीक है, और यह एक निर्देशक हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।